बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया की तारीख़ अजीम इंसानों से भरी पड़ी है। हर मुल्क की एक तारीख़ होती है, हर मुल्क की एक शख्सियत होती है जो उस मुल्क की को बहरानों से निकालती है और उस मुल्क को ऊंचाई के आसमान पे पहुंचा देती है। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ माओ ज़ेडुंग के। ये चीन का एक अजीम इनकलाबी रहनुमा था। इस चीन में इसकी इसी तरह अहमियत है जिस तरह पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, जिस तरह हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की है, ईरान में खमीनी की है, रूस में स्टालिन की है, वेनेज़ुएला में हुगो चावेज़ की है, अमेरिका में इब्राहिम लिंकन की है, मलेशिया में महातिर मोहम्मद की है, इसी तरह अहमद इब्राहिम सुकार्नो की है जो इंडोनेशिया का एक अजीम इनकलाबी रहनुमा था, सऊदीया में जिस तरह शाह फैसल की है। इसी तरह नाज़रीन बहुत से मुल्कों के अपने अपने हैं, सबको यहाँ पे बयान करना वीडियो को तवील करना होगा। नाज़रीन, माओ ज़ेडुंग 1893 में चीन के एक सूबे नेहान में पैदा हुआ। ये एक गरीब किसान फैमिली का चश्मो चिराग था। इसका बचपन भी आम इंसानों की तरह, आम नौजवानों की तरह ही गुजरा। जब ये स्कूल में दाखिल हुआ और पढ़ने लिखने के काबिल हुआ तो इसने तालीम के साथ साथ दुनिया की अजीम तहरीकों के बारे में, अजीम तारीखों के बारे में और बड़ी माशरती इस्लाहों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। साथ में चीन के फ़लसफ़े और चीन की तारीख को भी पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, 1911 में मांचो ख़ानदान के ख़िलाफ़ बगावत हो जाती है चीन में, तो फिर इसे फ़ौज में भर्ती होना पड़ता है। एक साल ये बगावत रहती है, उसके बाद नई अवामी जमहूरिया चीन का ऐलान कर दिया जाता है, इनकलाब ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, तो फिर ये दोबारा कॉलेज में दाखिल होता है। कभी ये पुलिस कॉलेज में दाखिल होता है, तो कभी साबुन कारसाजी के कारखाने के कॉलेज में, तो कभी बिज़नेस के और कभी लॉ के कॉलेज में। आखिरकार 1918 में ये चांगशा के प्रोफेशनल कॉलेज से ये ग्रेजुएशन मुकम्मल करता है, जिसमें चीनी तारीख़, फ़लसफ़ा और मगरबी तर्ज़ की तालीम को पढ़ाया जाता है। नाज़रीन, तालीम के दौरान इसका सियासी तलबा तंजीमों के साथ भी रब्त रहते हैं और ये बहुत सारी तंजीमों का एक फ़हाल कारकुन होता है। ख़ासकर जो 1917 में न्यू पब्लिक स्टडी सोसाइटी के नाम से बनाई जाती है, उसका एक फ़हाल तरीन कारकुन बन जाता है, जो बाद में जब इसकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है तो पूरी की पूरी वो जो सोसाइटी है वो इसकी क़यादत को तस्लीम कर लेती है। नाज़रीन, ये जब 1918 के बाद ये पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, तो ये दौर होता है जब दुनिया में पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी होती है और इश्तराकियत का दौर होता है, रूस में इश्तराकियत हो जाती है। इसी तरह अमेरिका और बरतानिया पूरी दुनिया में अपने कारंदे डिप्लॉय करते हैं। इसी तरह उन्होंने चाइना में अपने एक कठपुतली हुक्मरान बिठा दिया जाता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो शैतान की चालें बिछा रहे होते हैं उसे माओ ज़ेडुंग जैसे सरफरेज लोग उलट भी सकते हैं, उनकी चालों का बोरिया बिस्तर भी गोल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस तरह का ये आगे चल के हम बयान करेंगे। नाज़रीन, 1919 में फिर एक तलातम बर्पा होता है। तलातम क्या बढ़ता है कि जब एक अमन कॉन्फ्रेंस पेरिस में कायम की जाती है, तो जो जर्मनी के अमलाक और जायदादें होती हैं चीन के सूबा शाइतोतंग में, उसे उठाकर चीन के बजाय जापान को दे दिया जाता है, जिससे पूरे पूरे चाइना में आलमगीर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं और उन्हीं मुजाहरों का एक अमली हिस्सा भी बनता है ये माओ ज़ेडुंग। नाज़रीन, आगे चल के 1921 में ये अपनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP बनाता है और वो स्टडी जो सोसाइटी थी इसके में जम हो जाती है। इसी तरह ये आगे तरक्की करता जाता है। 1921 में फिर अपने गांव जाता है, तो वहाँ पे ये किसानों को मिलाकर इस तहरीक को बढ़ाता है, लेकिन उस सूबे का गवर्नर इसके खिलाफ हो जाता है और इसे सूबा बदल होना पड़ता है। एक साल बाद जब वो गवर्नर तब्दील होता है तो फिर ये आता है, फिर एक स्कूल का प्रिंसिपल लग जाता है, एक नॉर्मल स्कूल का, किसी बड़े स्कूल का नहीं, और वहाँ पे ये अपनी पार्टी को मजबूत करता है, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसानों को अपने साथ मिलाता है और इसकी पुष्ट पनाही करती है सुरख फौज जोसेफ स्टालिन की, रशिया के सरबराह की फौज। नाज़रीन, यहाँ भी इसकी शादी होती है, अपने एक टीचर, अखलाकियात की टीचर की बेटी के साथ की शादी कर दी जाती है। और उसके बाद आगे फिर ये मिल के रशिया के साथ सुरख फौज के साथ मिलकर ये पूरे सूबे में और चंद उसके साथ सूबों में अपनी जो है
कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जो बुरी तरह नाकामयाब होती है और इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और इनको फिर ये पहाड़ों पर चले जाते हैं, फिर यहाँ पर दोबारा मुतहद होके फिर ये हमले करते हैं और आखिरकार ये कामयाब करके एक नया सूबा सोवियत चीन के नाम से एक नया सूबा बना लेते हैं। उस वक्त सुरख फौज इनके पास 1 लाख की तादाद में होती है रशिया की, जो रशिया के स्टालिन इसे 2 लाख कर देता है। ये 2 लाख की फौज और साथ कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स और किसान मिलकर एक बड़ी ताकत बन चुके होते हैं, जो पूरे कई सूबों पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान चाइना के काशांगतंग ने इन पर हमला कर देता है, फ़ज़ाई हमला और ज़मीनी हमला। फ़ज़ाई हमलों में इनका बेतहाशा नुकसान होता है, जिसकी वजह से इन्हें और अपने माओ ज़ेडुंग को और चो एन लाई को वहाँ से फरार होना पड़ता है अपने कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों के साथ। नाज़रीन, यहाँ से फिर वो मिलियन मार्च करते हैं, यानी 1 लाख इसके साथ कारकुन होते हैं और 1 लाख ये कारकुन ये मगरबी चीन जाना चाहते हैं। नाज़रीन, इनकी एक रास्ते भर ये कार्रवाई होती है, इनकी कार्रवाई छापा मार गोरिल्ला कार्रवाइयाँ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब इनको मुदावत होती है पीछे हट जाते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़कर ये मज़ीद हमले करते करते जब ये 6000 मील का सफ़र तय करके 6000 मील का सफ़र तय करके मगरबी चाइना पहुँचते हैं, तो इनके पास सिर्फ 20,000 कारकुन रह जाते हैं। नाज़रीन, कभी कहते हैं कि कभी फिगर्स मायने नहीं रखते, आपके उस एफर्ट्स मायने रखते हैं। उनकी इस एफर्ट्स ने, इन तहरीकों ने, इन छापामार कार्रवाइयों ने उसका नाम चाइना में हर जदो आम पर मशहूर कर दिया जाता है। उसको ये नहीं लगता है कि आगे चल के 1935 में एक बड़ी पार्टी कोमतांग के साथ इलाक हो जाता है और ये दोनों मिलकर जापान के खिलाफ मज़ामत करते हैं और इस तरह इसकी बर्तरी को तस्लीम कर लिया जाता है। पूरे चाइना में तमाम छोटी बड़ी पार्टियों में इसको बर्तरी हासिल हो जाती है। नाज़रीन, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर तारीख एक और पलटा खाती है। 1937 में जापान अपने तमाम कार्ड, अपनी तमाम फ़ौज को चाइना पर पूरा कब्ज़ा करने के लिए हमला कर देता है। नाज़रीन, उस वक्त तमाम इख्तिलाफ बुलाकर तमाम पार्टियां एक झंडे तले जमा हो जाती हैं और फिर जापान के ख़िलाफ़ सीना सुपर होकर मुकाबला करती हैं। नाज़रीन, कम्युनिस्ट पार्टी के जत्थे, कम्युनिस्ट पार्टी के गोरिल्ला ग्रुप को किसी तरह माओ ज़ेडुंग जापान की फ़ौज के अकब में पहुंचा देता है और फिर नाज़रीन, एक तरफ तो अकब से गोरिल्ले हमले होते हैं एक तरफ से, और सामने से चाइना की फ़ौज और कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम मिलकर हमले करते हैं और पीछे से वो गोरिल्ले कार्रवाइयाँ और साथ में उनकी रसद को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये गोरिल्ला ग्रुप 5 से 10 लाख के करीब हो जाते हैं और आखिरकार जापान को शिकस्त फास देखनी पड़ती है और तकरीबन 9 करोड़ के इस सूबे को, इस इलाके को कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में आ जाता है। नाज़रीन, इससे इसकी और ज़्यादा इसकी शोहरत को 4 चांद लग जाते हैं। नाज़रीन, लेकिन अभी भी इसके नज़र नहीं आता इसके कि भाई अवामी दुनिया को कि भाई ये शायद कभी हुकूमत कर सकेगा। स्टालिन अपने हाथ खींचना शुरू कर देता है, उसे यकीन होता है कि ये कभी भी चीन पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, तकरीबन 37 से 40 साल 40 तक 1940 तक ये दौर होता है। ये फिर अपनी किताबें लिखता है। बाद में 1940 के बाद उसको महसूस होता है कि चीन को अभी हम उस तरह कम्युनिस्ट पार्टी को वो मकाम नहीं मिला, वो जदोजहद जिसकी वो थी वो नहीं मिली। तो फिर दोबारा ये जदोजहद करता है और आखिरकार दुनिया देखती है कि 1949 को माओ ज़ेडुंग अवामी जमहूरियत चीन में इनकलाब के नाम पे अपनी हुकूमत का सिक्का कायम कर देता है और नाज़रीन, एक नई हुकूमत कायम होती है जिसे चारों नाचार स्टालिन को भी कबूल करना पड़ता है और दूसरी दुनिया को भी। लेकिन अमेरिका अपने ज़ख्म जो हैं उन्हें वो नहीं ख़त्म कर सकता, वो इंतकाम लेना चाहता है। फिर इसी तरह 1957 में वो कोरिया के साथ मिलकर अड्डे बनाता है ताकि चाइना को ख़त्म किया जाए। जब स्टालिन को पता लगता है तो वो कहता है कि क्या होगा कि उसके पास एटम बम है, क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, हम नहीं डरेंगे। अगर हमारे 40 करोड़ अवाम भी मर जाए तो बाकी 30 करोड़ अवाम भी अमेरिका को नेस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी होंगे। नाज़रीन, फिर पता नहीं क्या होता है 1957 के बाद 3 साल में जब दुनिया को यह पता लगता है कि चाइना मिसाइल एटमी बरदार कुव्वत बन चुका है, तो दुनिया अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेती कि किस तरह ये चाइना ने 3 साल में ये टेक्नोलॉजी हासिल की। नाज़रीन, इस तरह माओ ज़ेडुंग चाइना को 5वीं बड़ी सुपर पावर के तौर पर दुनिया में सामने ले आता है। और नाज़रीन, ये माओ ज़ेडुंग उसके बाद स्टालिन
सबसे पहला ये जो दौरा करता है 1949 में दिसंबर में, ये करता है रूस का, और रूस के साथ स्टालिन के साथ मिलकर उसे कायल करता है, उसके साथ दफाई माहिदे करता है और एक बड़ी इमदादी रकम हासिल करता है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि जल्द स्टाफन की मौत वाक़ हो जाती है या उसे मार दिया जाता है। तो फिर खरदशीफ आता है, और खरदशीफ ये अमरीकी साम्राज्य का हिस्सा होता है, ये अमरीकी गोद में जा बैठता है और आस्ता आस्ता चीन की अमदाद कम होती जाती है। नाज़रीन, उस वक्त ये सोचता है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे चीन अपने पाँव पर खड़ सके। हर घर में ये एक फैक्ट्रियाँ बना देता है, छोटी छोटी सनतें कायम करता है, हर चाइना के हर घर में ये डिप्लॉय कर देता है हर किस्म की सनतें, और आखिरकार चीन आस्ता आस्ता अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये ज़राअत की तरफ 10 साल लगते हैं ज़राअत में, और ज़राअत को फिर ये जिस तरह ज़राअत में तरक्की करती है, जिस तरह इस्तिलाहात लाता है, उसकी मिसाल दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। नाज़रीन, वीडियो तवील होती जा रही है, सिर्फ इतना कहते हुए मैं बताऊँगा कि चाइना का ये अजीम लीडर 1976 में इस दुनिया को छोड़कर तो चला जाता है, लेकिन चाइना की तारीख पर एक रोशन सितारा बन कर रहता है। इसकी आखिरी जो मुलाकात होती है किसी भी आलमी रहनुमा से, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होती है। उसके बाद जल्द ये दुनिया से रुखसत हो जाता है। नाज़रीन, चाइना का अपना एक मिजाज है, अपनी एक तारीख़ है। चाइना, अगर मैं इतना कहूँ कि चाइना दुनिया की अजीम तरीन तारीख़ों में से एक है। अगर हम देखें तो किसी न किसी तरह चाइना दुनिया की तारीख़ में रहा है, उसका किरदार रहा है। जिस तरह अगर हम देखें कि पेपर जो तसाई लॉ ने ईजाद किया था वो चाइना का था। चाइना की जो दीवार है, दीवार चीन, अगर उसका आकुपंचर का इलाज देखें, उसके कन्फ्यूशियस का किरदार देखें दुनिया में, तो फिर चाइना हमको किसी तरह के एक मैं छोटी सी लाइटर ने बात करता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर तसाई लॉन पेपर निजात न करता, तो अगस्टन प्रिंटर प्रेस न इजाद करता, तो फिर अक्लीदस अपनी किताब एलिमेंट्स शाया न करता, और आज हम अनारस असार के बारे में पढ़ ना रहे होते। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने घर वालों को और सब रिश्तेदारों का ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।